बच्चों हम लोग देखते हैं कि कहाँ कहाँ ऊर्जा की आवश्यकता होती है। बहुत सारे क्षेत्र हैं, आप किसी भी चीज का नाम ले लीजिए, आप समझ सकते हैं कि उसमें ऊर्जा हमें चाहिए ही होती है। इतनी जगहों में ऊर्जा की आवश्यकता होती है, बल्कि अगर मैं ये कहूं कि आप कुछ भी सोचें तो वो ऊर्जा से अछूता नहीं है। जैसे आजकल आईपीएल का टाइम चल रहा है, आप बताइए आईपीएल में क्या ऊर्जा की आवश्यकता होती है? भाई हर जगह होती है, लाइटिंग वगैरह होती है। और जो आईपीएल खेलते हैं वो कौन है? वो मनुष्य हैं। मनुष्यों को भी ऊर्जा की आवश्यकता जरूर होती है ना? तो इसलिए हम लोग किसी भी जगह ये नहीं बोल सकते हैं कि यहाँ ऊर्जा की जरूरत नहीं है। अच्छा, आखिरी पॉइंट पे थोड़ा सा यहाँ पे मैं फोकस करना चाहूंगा, सजीवों का क्रियाकलाप। मतलब जैसे हम लोग सजीव हैं, मनुष्य सजीव हैं, जितने भी मान लीजिए जानवर हैं वो भी सजीव में आते हैं। तो उनको ऊर्जा के लिए ऊर्जा की जरूरत किधर होती है कि वो अपना एक नियत तापमान बनाकर रखते हैं, है ना? नियत तापमान बनाकर रखने से उनकी जो शारीरिक क्रियाएं हैं वो सही से होती हैं, जैसे कि सांस लेना, दिल की धड़कन, ये सारी चीजें। बल्कि पौधों तक को भी एक निश्चित तापमान चाहिए होता है। आप देखते होंगे कि जब ठंड पड़ती है तो बहुत सारे पौधों को पाला मार जाता है ना? तो इसीलिए, और बहुत ज्यादा गर्मी होती है तो भी पौधे खराब हो जाते हैं। तो नियत तापमान की अगर बात करें तो इसमें बहुत ज्यादा सवाल जो पूछा जाता है, मनुष्य का तापमान कितना होता है? इसको 3 तरीके से पूछा जाता है, 3 स्केल में पूछा जाता है। तीनों मनुष्य का जो तापमान का मान है वो तीनों है एक ही चीज, लेकिन अलग अलग इकाइयों में नापा जाता है। जैसे कि आप फ़ारेनहाइट में बताइए तो मनुष्य का तापमान कितना है? 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। अगर हम लोग बात करें केल्विन में, तो केल्विन में कितना होता है? बोल सकता है कोई? 310 केल्विन। ठीक है। और उसी तरह अगर हम लोग डिग्री सेंटीग्रेड में बात करें तो हो जाता है 37 डिग्री सेंटीग्रेड। जो ऊर्जा का अपव्यय रोकने के उपाय हैं, अगर मनुष्यों की बात करें, हम ही लोग ऊर्जा का अपव्यय कर रहे हैं, क्योंकि आज से 1000 साल पहले कोई घोड़ा, गाय, भैंस जीवित जिस तरह रहते थे वो आज भी उसी तरह जीवित। अगर मान लीजिए मनुष्यों से वो अछूते हैं तो वो लोग ऊर्जा का जितना व्यय तब कर रहे थे, मतलब सभी जीव करते हैं ऊर्जा का व्यय, लेकिन उसी तरह का ऊर्जा का व्यय वो आज भी कर रहे हैं। परंतु मनुष्यों का जो 1000 साल पहले ऊर्जा व्यय था वो अब अपव्यय में परिवर्तित हो चुका। उसका एक सबसे बड़ा कारण है कि आज जो मनुष्यों की जनसंख्या है वो मनुष्यों की 1000 साल पहले की जनसंख्या से कहीं ज्यादा है, बहुत ज्यादा है। आपको बता दें बच्चों कि पहली बार मनुष्यों की जनसंख्या 1 अरब पार की थी सन 1900 के आसपास। ठीक है, 1900 से थोड़ा पहले। और आज मनुष्यों की जनसंख्या 7.5 अरब है, यानी कि हम लोग 120-130 सालों में 7.5 गुना हो चुके हैं गिनती। तो सबसे पहला पॉइंट जो मेरे हिसाब से हो रहा है कि आप ऊर्जा का अपव्यय कैसे रोक सकते हैं, बोलिए, बोलो भाई। जनसंख्या में नियंत्रण। ठीक है भाई, आप ज्यादा लोगों को पृथ्वी में आने ही ना दें, मतलब जीवन और ज्यादा लोग पैदा ही ना हो, तो जनसंख्या में नियंत्रण हो जाएगा। ऐसा करने के लिए मैं बिल्कुल नहीं बोल रहा हूं कि भाई एटम बम छोड़ देना चाहिए, बहुत लोगों को एक साथ मार देना चाहिए। जनसंख्या कम करने की जरूरत नहीं है। बस आप क्या करें कि जन्म दर और मृत्यु दर जो है वो आस पास रखें। मतलब जितने लोग मर रहे हैं उतने ही लोग अगर पैदा हों, तो आज अगर दुनिया की जनसंख्या कितनी है भाई? 7.5 अरब है,
तो उसी के आसपास रुक जाएगी। बहुत अच्छा ये होगा कि हम लोग यहीं पे रुक जाए जनसंख्या के मामले में, तो भी बन जाएगा काम। अब 7.5 से अगर 8 अरब, 10 अरब, 15 अरब होने लगेगी तो दिक्कत बढ़ती चली जाएगी। और फिर धीरे धीरे, अब जैसे बीच में कोरोना आ गया, कोई विपदा आ जाती है, नेचुरल डिजास्टर आ जाता है, जैसे कि आपका आंधी आ गई, तूफान आ गया, बाढ़ आ जा रही है। अभी आप देख रहे हैं कहाँ पे आजकल बाढ़ मालूम है कहाँ चल रही है? हैदराबाद में बाढ़ चल रही है ना। इसके पहले 2 महीने पहले बिहार में बाढ़ आ गई थी। और इस तरह से भूकंप आ जाते हैं। वो तो प्रकृति अपना बदला बीच बीच में लेती ही रहेगी, लेकिन अपनी तरफ से अगर हम लोग जनसंख्या में नियंत्रण करते रहें तो और भी ज्यादा अच्छा होगा। और शायद तब प्रकृति के जो अपनी विपदाएं हैं वो भी थोड़ा कम होने लगेंगी, और कम जनसंख्या होने के कारण हम लोग भी वैसी जगह चुन पाएंगे जहाँ पे भूकंप ना आता हो, जहां पर बाढ़ ना आती हो, तो हम लोग को उधर मजबूरी में नहीं रहना पड़ेगा। अब जैसे भारत देश में क्या है कि बहुत जनसंख्या है, तो कुछ ऐसी जगह है जहां लोगों को पता है कि यहाँ बाढ़ आती, लेकिन भाई हमारे पास और कहीं रहने की जगह ही नहीं है, तो हम लोग रिस्क वाले क्षेत्र में जबरदस्ती रह रहे हैं जनसंख्या के दबाव के कारण। तो पॉपुलेशन प्रेशर क्या होता है बच्चों? जहां पर जनसंख्या के, अत्यधिक जनसंख्या के कारण मनुष्यों को या किसी भी जीव को वो कार्य करना पड़े जो सामान्य रूप से उन्हें वो नहीं करते। जैसे कि आपको मालूम है कि यहाँ पर बाढ़ आने वाली है, इधर ये हम नदी के किनारे रह रहे हैं, बाढ़ आ जाएगी तो हम मर जाएंगे, लेकिन फिर भी शहर में कहीं और जगह है ही नहीं, और पैसे की कमी के कारण लोग अपने आप को रिस्क में रखकर वहां रह रहे हैं। तो ये किसकी वजह से होता है? पॉपुलेशन प्रेशर की वजह से होता है। तो अब जनसंख्या से आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो इतने तरह के जीवाश्म ईंधन हैं। आपको उदाहरण के रूप में मैं बोलता हूं कि चलिए क्वेश्चन लिखता हूं, निम्न में से कौन सा जीवाश्म ईंधन नहीं है? ठीक है, तो पहला, दूसरा, तीसरा, ABCD नहीं लिखा मैंने गलती से, 1 2 3 4 समझ लीजिए। तो एक तो हो गया, चलिए पेट्रोल, तो ये तो आप समझ ही जाएंगे। फिर मोम, फिर रबर, और फिर कोयला। तो बताइए आज जीवाश्म ईंधन इनमें से कौन सा नहीं है? बताइए। तो हम लोग को जाना पड़ेगा ऐसे में रबर में। बहुत लोग क्या करेंगे कि मोम में भी जा सकते हैं, लेकिन मोम में आप तब जाएंगे, मान लीजिए पेट्रोल और यहाँ पे डीजल लिखा होता, तो फिर हमें मोम में जाना पड़ता। मोम ऐसी चीज है जो हमें मधुमक्खियों से मिलती है, परंतु रबड़ ऐसी चीज है जो हमें जीवित पेड़ों से मिलती है। तो जो चीज जीवित पेड़ों से मिलती है, पौधों से मिलती है, रबड़ तो लोग जो काले रंग के टायर आप देखते हैं ट्रकों में, सभी गाड़ियों में जो लगे रहते हैं, वो तो नेचुरल रबड़ नहीं है, वो पौधों से नहीं प्राप्त की जाती है, उसे लैब में बनाया जाता है, उसे वल्कनाइज्ड रबड़ बोलते हैं। उसको भी हम लोग जब वो रबर वाला चैप्टर आएगा, पॉलीमर वगैरह, तब हम लोग पढ़ेंगे। तो आप ये जान लीजिए कि आपको जीवाश्म ईंधन पहचानना बहुत अच्छे से आना चाहिए। तो कोयला में तो बहुत ज्यादा एक्सप्लेनेशन नहीं है, वो वैसे ही दिखता है काले रंग का, लेकिन कच्चा तेल में काफी सारी चीजें निकल कर आती हैं, तो उन्हें मैं लिखना चाहूंगा। पहला जो हम लोग बहुत ज्यादा इस्तेमाल करते हैं, पेट्रोल और डीजल, ठीक है। फिर उसके बाद आप बताइए थोड़ा सा और, मिट्टी का तेल यानी कि केरोसिन। फिर उसके बाद आपने बोला बहुत बढ़िया, तारकोल, चारकोल, कोल तार भी लिखा मिलेगा आपको। फिर उसके बाद मोम, मोम को अंग्रेजी में वैक्स कहते हैं। तो मोम दोनों तरीके से मिलता है, एक तो कच्चे तेल से भी मिलता है और मधुमक्खियों से भी मिलता है। फिर एक और एग्जाम में एक बार मैं देख चुका हूं, उन्होंने स्पिरिट बोला था,
तो स्पिरिट भी आपको मानना चाहिए। हालांकि स्पिरिट ऑयल जो होता है वो पेट्रोल डीजल का मिक्सचर होता है, लेकिन ये भी नाम आपको कम से कम पता होना चाहिए कि स्पिरिट भी अपने आप में कैसा है, जीवाश्म ईंधन है। तो अभी तक हम लोग जीवाश्म ईंधन को परंपरागत रूप से इस्तेमाल कर रहे हैं, जहां पर इन सब का इस्तेमाल 90% से भी ऊपर है। मतलब पूरी दुनिया में मनुष्यों की जो कुल ऊर्जा आवश्यकता है, यानी कि हर साल हम लोग जितना एनर्जी बर्बाद कर रहे हैं या इस्तेमाल कर रहे हैं, ये तो हम लोग के समझने पर है, लेकिन जितनी एनर्जी की आवश्यकता है उसकी पूर्ति का 90% जीवाश्म ईंधन से ही हो रहा। ऐसा जीवाश्म ईंधन जो साइंटिस्ट बोलते हैं और बहुत सारे लोग इसको मानते हैं कि 100 से 200 साल के अंदर जो चीज खत्म हो जाएगी उस पर हम 90% निर्भर हैं। तो यानी कि अब अलार्म बजने का समय आ गया है, तो हमें अब इन्हें छोड़कर किसी दूसरे रास्ते पे जाना पड़ेगा। तो फिर नए स्रोतों में हम लोग जाएंगे। परंपरागत स्रोत जो है वो खत्म होने वाले हैं 100 से 200 साल के बाद, कुछ बचेगा नहीं। तो ऐसे स्रोत में हम लोग जाएंगे जिनका नवीनीकरण संभव है। नवीनीकरण संभव का मतलब ये है कि आज हम लोग इसको इस्तेमाल कर रहे हैं और उसको दोबारा हम इस्तेमाल कर सकते हैं और कई बार इस्तेमाल कर सकते हैं। तो सबसे ज्यादा जो आजकल आप लोग भी अपने आसपास देख रहे होंगे वो स्रोत है सौर ऊर्जा। सौर ऊर्जा आप चारों तरफ अपने घर के आसपास लोगों को सोलर पैनल खरीदते हुए देखते होंगे। सरकार भी बहुत प्रयास कर रही है कि जो सड़क के किनारे खंभे लगे होते हैं बिजली के, उनको भी सौर ऊर्जा से चलाने की कोशिश कर रही है सरकार। ठीक है, तो लेकिन अभी भी सौर ऊर्जा में बहुत ज्यादा रिसर्च होना बाकी है। ठीक है, सौर ऊर्जा के बाद दूसरा आ जाता है पवन ऊर्जा। ठीक है, पवन ऊर्जा मतलब कि पवन चक्की वगैरह चल रही है और पवन से ही लोग क्या करते हैं, पानी भी निकाल लेते हैं। इसको भी हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। फिर होता है भूगर्भीय ऊर्जा। भूगर्भीय ऊर्जा ये थोड़ा सा नया है और भूगर्भीय ऊर्जा का इस्तेमाल सभी देश नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि भूगर्भीय ऊर्जा के लिए आपको जमीन की सतह के नीचे बहुत ज्यादा गर्मी होनी चाहिए। यानी कि आप कहीं ना कहीं वॉल्केनो, लावा इस तरह की जमीन के आसपास हो। आसपास होने का मतलब 100-200 किलोमीटर भी चल जाएगा, क्योंकि जहां पर ज्वालामुखी हो रहा है वहां तो आप नहीं रहना चाहेंगे। लेकिन आसपास की जमीन गर्म होने से क्या होता है कि लोग वहां से गर्म पानी निकल आता है, उस गर्म पानी का कई तरह से इस्तेमाल होता है। इसको भी हम लोग आगे पढ़ेंगे डिटेल में। सारी ऊर्जाओं को हम लोग एक अच्छा खासा समय देकर लगाएंगे। फिर आ जाते हैं हम लोग ज्वारीय ऊर्जा में। ज्वारीय ऊर्जा किससे मिलती है भाई? समुद्र से मिलती। समुद्र में ज्वार भाटा आता है ना, और उसके बाद ज्वारीय ऊर्जा के बाद एक जो हम लोग काफी अच्छे से डिस्कस भी कर चुके हैं, नाभिकीय ऊर्जा, जहां पर हम लोग हिरोशिमा नागासाकी की बात कर रहे हैं। तो हिरोशिमा नागासाकी में तो नाभिकीय ऊर्जा का विध्वंसक यूज देखा गया था, कि विध्वंसक प्रयोग देखा गया था। वो हम नहीं करना चाहेंगे, दोबारा हम नहीं चाहेंगे कि एटम बम गिराया जाए। आप लोग क्या बता सकते हैं कि हिरोशिमा और नागासाकी में किस किस तारीख को बम गिराए गए थे? आप कमेंट्स में बताएं। चलिए, तो आप लोग जरूर बताएंगे। और एक काम करिए कि इन सभी को अंग्रेजी में भी आप लिखना शुरू करें। सौर एनर्जी, सौर ऊर्जा को हर बार ऊर्जा है तो एनर्जी में नहीं लिख रहा हूं। यहाँ पे आ जाता है सोलर एनर्जी, पवन ऊर्जा हो जाएगा, विंड एनर्जी, भूगर्भीय ऊर्जा का काफी लंबा नाम है जियो थर्मल एनर्जी। ठीक है, और ज्वारीय ऊर्जा का नाम आप भूल सकते हैं। एग्जाम में क्या हो सकता है बच्चों कि वो लोग ज्वारीय ऊर्जा ना लिखकर ऐसे लिख दें टाइडल। ठीक है, तो इसलिए आपको टाइड से टाइडल बना हुआ है। ठीक है, जो समुद्र में उफान आते हैं पानी के, उसको हम लोग बोलते हैं क्या?
ज्वारीय ऊर्जा, टाइडल एनर्जी, फिर नाभिकीय ऊर्जा। तो नाभिकीय ऊर्जा को हम लोग बोलते हैं न्यूक्लियर एनर्जी, इसी को एटॉमिक एनर्जी भी बोलते हैं। ठीक है, तो सारे नाम आपको अंग्रेजी में भी आने चाहिए। एक शब्द जहां पर हम लोगों ने ज्यादा काम नहीं किया, प्राकृतिक गैस को अंग्रेजी में बोलते हैं नेचुरल गैस। आप क्या नेचुरल गैस का फॉर्मूला बता सकते हैं? किस गैस को नेचुरल गैस कहते हैं? मतलब ज्यादातर जहां से नेचुरल गैस निकलती तो कोई एक गैस हमें सबसे ज्यादा प्राप्त होती है, उसका बाद में हम लोग शुद्धिकरण करते हैं, उसको फिर उस शुद्धिकरण के बाद जो गैस मिलती है उसका एक IUPAC नाम तो है ही, लेकिन उसके अलावा उसको हमेशा सामान्य भाषा में हम लोग नेचुरल गैस कहते हैं। चलिए मैं लिख देता हूं, नेचुरल गैस, इसका एक और नाम है मार्श गैस। कौन सी गैस? हाँ, कॉम्प्रेस्ड गैस तो चलिए है, लेकिन वो तो फिर उसके बाद उस सिलेंडर वगैरह में जब भर देते हैं तब उसके बाद हम लोग उसका नाम बोलते हैं। इसका नाम है मीथेन। ये मैं आपसे सुनना चाहता था, मीथेन नाम जो है इसका कैसा नाम है? IUPAC पद्धति से इसका नामकरण किया गया था। और मीथेन गैस का अगर आप फॉर्मूला जानना चाहें तो वो है CH4, C से कार्बन और H से हाइड्रोजन। तो जो नेचुरल गैस है उसमें सबसे ज्यादा कौन सी गैस उपस्थित होती है? CH4। इसको भी हम लोग सीधे सीधे ईंधन के रूप में इस्तेमाल कर लेते हैं। देखिए, और भी मैंने यहाँ तरीके लिख रखे हैं कि कैसे हम लोग ऊर्जा का अपव्यय बचा सकते हैं। उसमें से पहला है सामूहिक उपयोग। सामूहिक उपयोग का मतलब क्या है कि कई लोग आए और एक ही जगह ऊर्जा का प्रयोग करें। मान लीजिए कि घर में काफी सारे लोग हैं, तो एक ही जगह एक टीवी लगा हो, उसी टीवी के आसपास AC लगा हो या पंखा लगा हो या कूलर लगा हो, और सारे लोग एक ही जगह एक समय बैठकर टीवी देखें। ऐसा ना हो कि अलग लोग अपने अपने कमरे में हैं, अपना अपना मोबाइल चला रहे हैं, अपना अपना AC चला रहे हैं, जो कि हो रहा है आजकल। तो उससे क्या होगा, लोगों के बीच में भावनात्मक जुड़ाव तो आएगा ही, वो तो मतलब साइंस से इतर बात हो गई, और उसके अलावा ऊर्जा भी बहुत ज्यादा बर्बाद होगी, जो कि अब ट्रेंड में आ रहा है। ऐसा बिल्कुल भी लोग अपने मन से निकाल लें कि हम पैसा दे सकते हैं तो हम ऊर्जा बर्बाद कर सकते हैं, ये बिल्कुल हमारे मन में नहीं होना चाहिए। आप आगे जाके आपकी नौकरी लग जाएंगे, आप बहुत अमीर हो जाएंगे, मेरा पूरा आशीर्वाद है, लेकिन इसके बाद भी आप ये बिल्कुल नहीं सोचिएगा कि अगर हम ऊर्जा खरीद सकते हैं तो हम ऊर्जा को जैसे मर्जी वैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। ये मानसिकता आपकी नहीं होनी चाहिए। आवश्यकता अगर नहीं है तो आप स्विच बंद कर लें, ये तो बहुत सामान्य बात है, आप समझ ही सकते हैं। जहां जहां आप स्कूटर या मोटरसाइकिल से जा रहे हैं वहां आप पैदल चले जाइए या साइकिल से चले जाइए। साइकिल बहुत अच्छी चीज होती है, और मेरे काफी सारे विद्यार्थी साइकिल से आते भी हैं, जो बहुत मुझे अच्छा लगता है। हाँ, मतलब यह है कि लेवल की बात है, जहां आप पैदल से चल सकते हैं, साइकिल से चल सकते हैं, तो आप स्कूटर मोटरसाइकिल का इस्तेमाल ना करें। फिर जहां आप मान लीजिए कार से जा रहे हैं तो आप कोशिश करिए कि उतनी दूरी स्कूटर या मोटरसाइकिल से तय करें। तो इस तरह से क्या होगा कि ऊर्जा का जो दोहन है वो कम होगा। फिर आते हैं हम लोग वृक्षों की कटाई ना किया जाए, कटाई ना किया जाए, तो क्या किया जाए? वृक्ष लगाए जाए, वृक्ष लगाएं, काटें नहीं। अब कुछ बच्चों के मन में सवाल आ सकता है कि भाई वृक्ष जो है अगर हम लोग ना काटें या लगाएं तो इससे हमारे ऊर्जा संरक्षण में कैसे परिवर्तन आएगा? ऐसा क्या होगा कि भाई जो ऊर्जा है वो बचेगी, अपव्यय नहीं होगा? तो इसको आप इस तरीके से समझिए कि जब बहुत ज्यादा पेड़ पौधे होंगे, मतलब कि ये पेड़ पौधे बिल्कुल उसी तरह हैं जैसे हमारे लिए पानी पीना है, हमारे शरीर के लिए पानी पीना उस तरह है जैसे कि पृथ्वी के लिए पेड़ पौधे हों। जैसे आपसे कोई ये कह दे कि आज तुम 10 लीटर पानी पी लो, तो क्या आप 10 लीटर पानी पी के बीमार हो जाएंगे? नहीं बीमार, बल्कि आपका शरीर के अंदर से सफाई हो जाए। उसी तरह हमारी जो पृथ्वी है उसके लिए पेड़ है,
आप अनगिनत पेड़ लगा दीजिए पृथ्वी में तो पृथ्वी सुधरेगी ही, खराब नहीं होगी। अब बात आ जाती है कि भाई एक विडंबना है मनुष्यों की या पृथ्वी की या पूरे एनवायरनमेंट की। वो विडंबना क्या है कि मनुष्यों ने पेड़ों की कटाई करने की तो मशीनें बना ली है कि 1 मिनट में 5000 पेड़ कट जाएंगे बड़े बड़े। ऐसी मशीनें तो हैं, लेकिन 1 मिनट में 100 पौधे लग जाएंगे, 100 बीज बो दिए जाएंगे, ऐसी कोई मशीन नहीं। तो ये बहुत बड़ी विडंबना है कि हमने बर्बाद करने का मशीनीकरण तो कर लिया, लेकिन अच्छा करने का मशीनीकरण नहीं किया। ये कितनी खराब बात है। शायद हम लोगों को ऐसी मशीनें बनानी चाहिए थी जिससे 1 लाख पौधे हम लोग लगा लें, लेकिन काटने वाली 10-10 वाली ही होनी चाहिए, लेकिन वो हम लोग नहीं कर पाए। फिर आ जाता है बिल्कुल उसी तरह कि भाई पैदल चलें, ये ना इस्तेमाल करें। फिर आ जाता है कि बल्ब जो है वो ना इस्तेमाल करें, आप CFL भी ना इस्तेमाल करें, LED इस्तेमाल करें। लेकिन बात वही है कि बल्ब सबसे सस्ता होता है, LED सबसे महंगा होता है। तो अगर आपके पास पैसे हैं तो आप LED पे जाइए, थोड़े कम पैसे हैं तो भी आप कोशिश करें कि बल्ब पे ना जाए, CFL पे जाए, क्योंकि बल्ब जो है वो बहुत सस्ता जरूर आता है लेकिन बहुत ज्यादा बिजली खाता है। तो इसलिए पैसे हो या ना हो, बाद में किस्तों में आप बल्ब की वजह से हमेशा हार जाएंगे। क्या होगा, आपने बल्ब लगा लिया सस्ते में, 10 रुपए 20 रुपए में बल्ब ले आए, लेकिन बहुत ज्यादा बिजली का बिल आएगा, उसकी वजह से वैसे भी बल्ब आपको महंगा पड़ेगा। तो इसलिए जब आप दुकान में खड़े हैं उसी समय निर्णय लीजिए कि मैं अपने साल भर का बिल बचाना चाहता हूं, तो चलो मैं LED ही ले लेता हूं और अभी थोड़े ज्यादा पैसे खर्च कर देता हूं। तो इससे आपको बहुत ज्यादा फायदा होगा। उसी तरह जो ये मैंने आपको उदाहरण दिया, सरकार भी बहुत सारी कोशिश कर रही है कि जो पुराने सोडियम वेपर लैंप या मरकरी वेपर लैंप लगे हुए थे स्ट्रीट लाइट में, सड़क के किनारे जो लाइट लगी होती है, उसकी जगह वो लोग LED लाइट लाए पहले तो, और उसके बाद अब वो लोग सोलर LED लाइट लाए, तो जिसकी वजह से बिजली का बिल का कोई खर्चा ही फिर नहीं रह जाएगा। हालांकि सोलर लाइट का अभी मतलब उतना ज्यादा अच्छा रिसर्च आगे नहीं बढ़ पाया है और सोलर लाइट अभी काफी महंगी पड़ती, क्योंकि एक दूसरी बहुत बड़ी समस्या सोलर लाइट में क्या आ रही है कि भाई जब सोलर पैनल खराब हो जाते हैं तो उनको कहाँ फेंका जाए, उनका निस्तारण कैसे किया जाए, इस पर बहुत ज्यादा चर्चा नहीं हो पा रही है। तो इसीलिए लोग अभी भी LED पे ही जा रहे हैं, सोलर LED पे नहीं जा रहे हैं। परंतु सरकार ज्यादा पैसा खर्च करने में सक्षम है, इसलिए वो लोग सोलर LED कुछ कुछ जगह लगा रहे हैं। तो इस तरह से और भी तरीके हैं जिससे हम लोग ऊर्जा बर्बाद होने से रोक सकते हैं। मैंने कुछ अपने तरीके यहाँ पे बता दिए, जो मेरी तरफ से रह गए हों वो आप जरूर कमेंट में लिखें। चलिए, आपने कमेंट्स में तो कुछ लिखा नहीं, इसलिए थोड़े और तरीके मैं ही आपको बता देता हूँ, ठीक है। देखिए, दाल चावल या कोई भी चीज, जैसे हम लोग देखते होंगे कि छोले या राजमा, ये जब भी बनाना होता है तो तब हम लोग रात भर भिगो के उसको रखते हैं। ये विधि से फायदा क्या होता है कि हमारा जो भी इनका दाना है छोले या राजमे का, वो थोड़ा फूल जाता है और मुलायम हो जाता है, और उसके बाद जब उसे हम लोग पकाते हैं तो वो जल्दी से पक जाता है। यहाँ आप इसे रात भर भिगोते हैं, लेकिन किसी भी दाल और किसी भी तरह के चावल में भी आप यही विधि अपना सकते हैं। अभी थोड़ी देर पहले एक बच्चे ने पूछा क्या आलू में भी ये कर सकते हैं, तो मैंने कहा कि आलू जो है सर्दियों में इस विधि से पकाया जा सकता है, ठीक है। क्या फायदा होता है, क्योंकि आलू में एक समस्या ये आ सकती है कि अगर आप ये काम गर्मी में करेंगे तो गर्मी में आलू में हल्की सी फफूंदी वगैरह लग सकती है, लेकिन दाल चावल को अगर आपको पकाना है तो आप क्या करिए, 1 घंटे 1.5 घंटे 2 घंटे पहले आप उसे भिगो दीजिए और फिर आराम से उसको पकाइए, तो आप देखेंगे कि जो वो है आपका दाल या चावल वो जल्दी पक जाएगा। जल्दी पकने से क्या होगा कि आपकी गैस की खपत
कम होगी। इस तरह से हम लोग ऊर्जा का अपव्यय रोक सकते हैं। दूसरा एक तरीका ये है कि बहुत लोग क्या करते हैं कि चावल जो है वो भगोने में ही पकाते हैं, कुकर में नहीं पकाते हैं। तो मेरा सजेशन ये है कि आप जो भी चीज पक सके, जैसे अब रोटी कुकर में नहीं बन सकती है ना, तो जो भी चीज कुकर में पक सके उसे कुकर में ही पकाना चाहिए। आवश्यकता पड़े तो आप घर में 2 या 3 कुकर भी रख सकते हैं, ठीक है। जैसे धोने होने का अगर समस्या आती है, क्योंकि जितना महंगा आपका गैस है, जो मैं हमेशा बोलता हूं कि जो परंपरागत ईंधन है या हमारा जीवाश्म ईंधन है, वो जितना महंगा है उतना महंगा पानी नहीं। तो पका सकते हैं, दूध भी प्रेशर कुकर, दूध वगैरह प्रेशर कुकर में आप पकाएंगे तो आप जैसे ही सीटी होगी तो वो बाहर है ना। तो आपको ये मैं बहुत सिंपल शब्दों में बोलूंगा, जैसे लौकी है, तरोई है, इस तरह की सब्जी भी आप कुकर में पका सकते हैं। दाल और चावल तो लोग पका ही रहे हैं कुकर में, लेकिन कई लोग जो है चावल पकाने में थोड़ा आनाकानी करते हैं कि स्वाद नहीं आता, वो गीला रह जाता। लेकिन आप विधि में धीरे धीरे परिवर्तन अगर करें तो वो भी अच्छा हो जाएगा। अच्छा, उसके बाद आते हैं हम लोग की व्यक्तिगत वाहन छोड़कर हमें सार्वजनिक वाहन में जाने की कोशिश करना चाहिए। मैं कह रहा हूं कोशिश करना चाहिए, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप कार हमेशा के लिए अपनी त्याग दें, स्कूटर हमेशा के लिए त्याग दें, क्योंकि हमेशा ये होता है बच्चों की सार्वजनिक वाहन कुछ विशेष रूट पे ही चलते हैं, तो इसलिए आवश्यकता तो इनकी होगी, लेकिन आप इनके उपयोग को कम कर सकें। जिस विशेष रूप में सार्वजनिक वाहन चलते हैं वहां आप जरूर उन्हीं को चुनें। अब सार्वजनिक वाहन क्या क्या होते हैं, जैसे बोलिए टेम्पो। भाई हम तो कानपुर में रहते हैं तो हम लोग सबसे पहले हमारा सार्वजनिक वाहन तो टेम्पो ही है। फिर उसके बाद बुकिंग वाली कार भी होती है। आजकल कानपुर में मेट्रो की भी चर्चा हो रही है, तो मेट्रो बहुत अच्छा है। फिर आप बस से जा सकते हैं। अगर आप मुंबई में रहते हैं तो आप रेलगाड़ी से भी जा सकते हैं, वहां रेलगाड़ी बहुत अच्छी तरह सार्वजनिक वाहन के रूप में इस्तेमाल हो रही है। फिर मुंबई में एक और चीज आ गई है, मोनो रेल, ठीक है। तो इस तरह से आप, हाँ ट्राम बहुत बढ़िया। ट्राम कहाँ पर है, ट्राम कलकत्ता में है। तो इन सब का इस्तेमाल करें और इनके इस्तेमाल से बचें, तो आप खुद ही अपने आप में ऊर्जा बर्बादी रोकने में कामयाब हो जाएंगे। फिर उसके बाद अब अगर मान लीजिए हम लोग व्यक्तिगत वाहन पे जाते भी हैं, तो वैसे केस में हम लोगों को ऐसे वाहनों को खरीदना चाहिए जो कम ईंधन की खपत करते हो, जो कम पीते हो, जिनका एवरेज बढ़िया हो, जिनका माइलेज बढ़िया हो। है क्या हम लोग माइलेज बोलते हैं, कानपुर में लोग क्या करते हैं, माइलेज की जगह एवरेज बोलते हैं। तो बोलने में कुछ भी बोले, लेकिन है उसका एक ही मतलब। माइलेज नापा किस में जाता है, किलोमीटर प्रति लीटर। तो यहाँ पर आपके पेट्रोल या डीजल या ईंधन की कुछ भी कीमत हो, लेकिन माइलेज जो नापता है वो बढ़ते घटते पेट्रोल कीमत पे निर्भर नहीं करता। आप ये बस देखिए कि 1 लीटर पेट्रोल में या 1 लीटर ईंधन में हमारी गाड़ी कितनी दूर जा रही है, कितने किलोमीटर तय कर रही है। तो अब जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूं, यहाँ पर मैं ज्यादातर लोगों के पास जो मोटरसाइकिल देखता हूं वो कुछ स्प्लेंडर जैसी होती है ना, हीरो स्प्लेंडर आती है, और काफी लोगों के पास ये मोटरसाइकिल है, बहुत फेमस भी है आज की डेट में। लेकिन कुछ लोगों के पास थोड़ा सा पैसा ज्यादा, तो वो स्प्लेंडर पसंद नहीं करते। वो सोचते हैं ये हल्की गाड़ी है, इसमें हमारी बेइज्जती होती है, इसलिए हम खरीदेंगे क्या, रॉयल एनफील्ड, और उसमें भी मतलब शायद मॉडल जो है उसको कहते हैं बुलेट। ठीक है, लोग कहते हैं कि भाई हम बुलेट से चलते हैं, ठीक है, हमारे पास मतलब बुलेट से चलते हैं, तो एक तो ध्वनि प्रदूषण भी करते हैं साथ ही साथ। तो अब आप देखिए दोनों को अगर आप अगल बगल रख के कंपेयर करें, तो मेरे जैसे कंजूस आदमी के मन में तो ये आता है कि मार्केट में ये बिक ही कैसे पा रही है? कैसे मार्केट में, इंडिया जैसे मार्केट में जहां पे वैसे भी लोगों के पास पैसे की बहुत कमी है। तो स्प्लेंडर की कीमत जो है लगभग मार्केट में 60,000 50,000 के आसपास है, और ये एवरेज कितना देती है, यानी कि माइलेज कितना देती है,
वो करीब मान लीजिए अगर नई होगी तो 90 तक भी दे सकती है, लेकिन 70 से 90 किलोमीटर प्रति लीटर देती है। और इनका माइलेज आपको बहुत हैरानी होगी कि आप कितनी भी नई गाड़ी लिए वो 35 से ऊपर नहीं देगी। और नीचे अगर जाए, मतलब थोड़ा पुरानी हो जाए या मेंटेनेंस आप बेकार करें तो 20 किलोमीटर प्रति लीटर पे उतर जाए। एक ऐसी चीज जो सस्ते में मिल रही है और बाद में भी आपका पैसा बचा रही है, वो मुकाबला कर रही है एक ऐसी चीज से। आपको पता है कितने की मिलती है रॉयल एनफील्ड? 2,30,000। हाँ, 2,30,000 बच्चे बता रहे हैं, तो मेरे पास 1.5 लाख लिखा हुआ है। तो चलिए 1.5 से 3 लाख के बीच में, चलिए 2, मतलब मेरे पास शायद पुराना डेटा होगा, तो 2 से 3 लाख की चीज आपने खरीदी और फिर जिंदगी भर उसको चढ़ाते रहे कि ले भैया और पेट्रोल खा और पेट्रोल खा। उसका मुकाबला स्प्लेंडर से हो रहा है, ठीक है। तो मेरे हिसाब से ये चीज, अगर आपके पास पैसे, फिर मैं हमेशा बोलता हूं लोगों को कभी ये नहीं सोचना चाहिए कि मेरे पास पैसा है तो मैं कर ले रहा हूं, लेकिन आपकी अकेले की जिम्मेदारी नहीं है। आप जब मर जाएंगे तो आपने जीवन भर जो रॉयल एनफील्ड का जो पेट्रोल फूंक कर हवा में छोड़ा, वो कभी वापस ऑक्सीजन में परिवर्तित नहीं हो पाए। इसलिए ये आपकी जिम्मेदारी है कि आप अपने पैसे को बचा के रखें और सही जगह खर्च करें। फिर आ जाता है अब इसी को देखते हुए रखरखाव की भी बात आती है। कैसे कि इसके रखरखाव में बहुत कम खर्चा है, इसके रखरखाव में बहुत ज्यादा खर्चा है, ठीक है। अगर आप किसी भी उपकरण का अच्छा तरीके से रखरखाव करते रहेंगे, रखरखाव की अंग्रेजी होती है बच्चों मेंटेनेंस। काफी बच्चे मेंटेनेंस से ज्यादा समझ पाएंगे, और मेंटेनेंस हर उपकरण की होती है। आप साइकिल भी खरीद ले तो उसका भी रखरखाव करना जरूरी होता है। सबसे जरूरी चीज रखरखाव में तो मुझे ये लगता है कि उस गाड़ी को चलते रहना चाहिए। साइकिल अगर आप रोज चलाते रहते हैं तो ऐसे भी रखरखाव में आपको बहुत ज्यादा खर्च नहीं आएगा। अब साइकिल का बहुत ही मामूली रखरखाव होता है, क्या करते हैं उसमें भाई ग्रीस लगा दो, तेल लगा दो, ब्रेक रेक अपना चेक करते रहो, बहुत ज्यादा कोई खर्च नहीं है। बल्कि आप ये सारी चीजें बिना किसी खर्च के थोड़ी सी जानकारी के साथ स्वयं ही कर सकते हैं। तो मेरा फेवरेट वाहन जो है वो तो साइकिल है, और आप में से काफी बच्चे साइकिल से आते भी हैं हमारी कोचिंग में, तो ये बहुत अच्छी बात है। बढ़ते हैं सौर ऊर्जा की ओर। सभी लोग जानते हैं कि सूर्य से प्राप्त ऊर्जा को सौर ऊर्जा कहते हैं। सौर ऊर्जा प्रयोग करने के लाभ क्या क्या है कि भाई पर्यावरण जो है वो हमारा सुरक्षित रहता है, यानी कि पर्यावरण पर प्रदूषण का प्रभाव हमारे तरफ से जो होता है वो कम होता है ना। ऐसा नहीं है कि सौर ऊर्जा आप इस्तेमाल कर रहे हैं तो बिल्कुल भी प्रदूषण ना हो, क्योंकि सोलर पैनल जो आप इस्तेमाल कर रहे हैं उसका कभी न कभी निस्तारण जरूर करना पड़ेगा। फिर उसके बाद वायरिंग वगैरह कर रहे हैं तो वायरिंग में भी प्लास्टिक का इस्तेमाल हो रहा है। पर्यावरण में विपरीत असर पड़ता है, लेकिन जो परंपरागत तरीके हैं उसके मुकाबले कम पड़ता है। फिर एक बहुत अच्छी चीज है कि सूर्य जो है वो असीमित ऊर्जा का स्रोत है, यानी कि हमें इस बात की बिल्कुल चिंता नहीं है कि सौर ऊर्जा भाई समाप्त हो जाएगी तो हम क्या करेंगे, ठीक है। जैसे बोला जाता है कि जो जीवाश्म ईंधन है, ठीक है, मैं बार बार बोल चुका हूं इस क्लास में, जीवाश्म ईंधन बोले जाते हैं कि 100 से 200 वर्ष में खत्म हो जाएंगे, ठीक है। कुछ लोग जल्दी, मतलब जो लोग पेट्रोल बेचना चाहते हैं वो कहते नहीं ये 300 तक चलेगा, लेकिन कोई ये नहीं कहता कि 10 लाख साल चलेगा, ठीक है। वो जानते हैं कि हम अब झूठ बोल रहे हैं, ये कोई नहीं मानेगा। तो 100 से 200 पर काफी साइंटिस्ट सहमत है। अब बात अगर आ जाती है सौर ऊर्जा की, तो आपको बता दें बच्चों की सूर्य की उम्र जो है वो 6 अरब साल है। मतलब आज उम्र, पृथ्वी की उम्र 4.5 अरब है, 4.5। ये कोई पूछ ले तो जरूर आपको ये आंसर आना चाहिए, ठीक है। तो 6 अरब साल पुराना है सूर्य, और साइंटिस्ट लोगों ने कैलकुलेट किया है जैसे तारे होता है। ये कैलकुलेट करना कोई हवाई नहीं है, इसमें भी विशेष साइंस है।
देखिए क्या है, सूर्य भी अपने आप में एक तारा है, उसी तरह बहुत सारे तारे ब्रह्मांड में आपको आकाश में ऐसे भी दिखाई देते हैं। तो साइंटिस्ट क्या करते हैं, सारे अलग अलग तारों को उनसे किस तरह के रेडिएशन निकल रहे हैं उससे समझते हैं कि इसकी उम्र कितनी होगी। तो सूर्य का जो भविष्य है उस तरह के तारे भी पहले से ही उपलब्ध है, और सूर्य का जो भूतकाल है उस तरह के भी तारे पहले से ही उपलब्ध हैं। तो अलग अलग कई तारों की स्थिति को देखकर हमने सूर्य की उम्र का अंदाजा लगाया है, जो कि काफी सही है हम अगर मानते हैं तो 6 अरब वर्ष और अभी, यानी कि सूर्य अपनी मध्य अवस्था में आ गया, मतलब सूर्य अब जवान हो चुका है, ठीक है, और 6 अरब साल पुराना हो चुका है और 6 अरब साल और इस्तेमाल किया जा सकता है। तो हमको तो नहीं लगता है कि मानवता जो है वो 6 अरब साल, 6000 साल भी चल जाए तो कमाल हो जाएगा। अभी कोरोना आ गया था, जब अभी भी चल ही रहा है, अमिताभ बच्चन जी तो बोलते ही हैं फोन पे रोज कि कोरोना अभी भी चल रहा है, तब तो बीच में लगने लगा था कि लग रहा है 2020 में ही काम खत्म हो जाएगा हमारा, लेकिन चलिए ईश्वर ने हम लोगों को बचा लिया, अभी तक तो ठीक चल रहा है। अब सौर ऊर्जा का प्रयोग 2 तरीके से होता है, प्रत्यक्ष रूप से और अप्रत्यक्ष रूप से। नाम से ही समझ में आ रहा है कि मतलब हम लोग डायरेक्टली इस्तेमाल कर लें और दूसरा इनडायरेक्टली इस्तेमाल कर लें। प्रत्यक्ष रूप से इस्तेमाल करने में क्या है कि भाई ऊष्मा के रूप में हम लोग संग्रह कर लें, यानी कि जो मान लीजिए आप, बहुत सिंपल एग्जांपल है कि आप एक बाल्टी पानी लें और उसको सीधे धूप में, ठीक है, तो वो हल्का सा जरूर गर्म हो जाएगा। आप अब उस गर्म पानी से अपनी सब्जियां धो सकते हैं, स्वयं नहा सकते हैं, है ना। और बहुत ही प्रत्यक्ष रूप से आप जरूर ये करते होंगे, आपके घर में कोई भी चीज, मान लीजिए दाल थोड़ी सी गड़बड़ हो गई, इसमें गड़बड़ क्या हो गई, कीड़े हो गए छोटे छोटे, दाल खूब सारी है लेकिन कीड़े 15-20 ही, तो आप ये नहीं करेंगे कि वो फेंक देंगे, आप क्या करेंगे, उसको धूप में रख देंगे, तो कीड़े अपने आप ही गर्मी की वजह से चलकर भाग जाएंगे वहां से। तो ये क्या हो गया, एक प्रत्यक्ष रूप हो गया। और ये मैंने वो सारी बातें बताई जो घर में इस्तेमाल होती है। उसके बाद और भी चीजें हैं कि हम लोग कुछ तापन युक्तियां यूज कर लें। तापन युक्ति को अंग्रेजी में भी हम लोग कहते हैं सोलर हीटिंग डिवाइस। क्या कहते हैं, सोलर हीटिंग डिवाइस, मतलब कि ऐसा उपकरण जो गर्मी का प्रयोग करे और तापमान बढ़ा दे। तो सोलर हीटिंग डिवाइस का सबसे अच्छा जो है वो है उदाहरण सोलर कुकर, ठीक है, सौर कुकर भी इसे बोला जाता है। तो जैसे सामान्य कुकर आपने देखा होगा कि उसमें सीटी आती है और उसको गैस पे चढ़ाया जाता है या फिर उसे चूल्हे पे चढ़ाया जाता है, लेकिन सोलर कुकर थोड़ा दूसरे तरीके का होता है। सोलर कुकर एक अटैची जैसा होता है। इस पर हम लोग अभी थोड़ा सा इस स्लाइड के बाद डिस्कशन भी करेंगे कि जो वो अटैची जैसा होता है उसमें इस तरह से, जैसे श्रृंगार वाला सामान बेचने आता है ना, वो भी इसी टाइप अटैची लिए रहता है, लेकिन ये काफी बड़ा होता है। इसमें बड़ा, मतलब बड़े कुछ लगभग इतना बड़ा होगा कि इसमें बड़े बर्तन भी रखे जा सकते हैं। तो इस पे भी हम लोग, इसमें इस तरफ से यहाँ पे मिरर लगा होता है, यानी कि दर्पण लगा होता है, ताकि सूर्य की रोशनी इस पे गिरे और फिर इससे खाना बने। और सीधे विद्युत में परिवर्तन, इसका बहुत अच्छा एग्जांपल है सौर सेल। सौर सेल वही है सोलर सेल, जिससे सोलर लाइट, सोलर पैनल, ये सब इस्तेमाल किया जाता है। तो हम लोग क्या करते हैं कि सूर्य की जो सूर्य का प्रकाश है, सूर्य की ऊर्जा है, उसको हम लोग विद्युत में परिवर्तित कर लेते हैं। तो ये प्रत्यक्ष रूप है। फिर एक अप्रत्यक्ष रूप है, रासायनिक ऊर्जा बना ले हम इससे, सौर ऊर्जा से। लेकिन ये काम हम नहीं कर पाते। कौन करता है भाई? जो हम नहीं कर सकते वो पेड़ पौधे करेंगे, है ना। तो ये होता है फोटोसिंथेसिस, ठीक है, फोटोसिंथेसिस, ठीक है। और फोटोसिंथेसिस को हिंदी में हम लोग क्या कहते हैं, प्रकाश संश्लेषण। ऐसे ही किताब में मैंने ऐसे लिखा देखा है, स्पेलिंग आप जरा चेक कर लें सही से यहाँ पे लिखा जा रहा है या नहीं।
ओके, तो फोटोसिंथेसिस कौन करता है? पेड़ पौधे करते हैं। तो पेड़ पौधे बहुत ही ज्यादा चालाकी से सौर ऊर्जा को इस्तेमाल करते हैं, उसी में जमीन से थोड़ा पानी निकालते हैं, जमीन से खनिज लवण निकालते हैं और जरूरी चीजें हवा से ले लेते हैं और नए पत्तों का निर्माण। नए पत्ते जब और आ जाएंगे तो उनमें क्लोरोफिल आ जाएगा, क्लोरोफिल आने से प्रकाश संश्लेषण और ज्यादा अच्छा होगा, फिर उससे हमें फल फूल और सब्जियां प्रदान होंगी। तो इस तरह से सबसे अच्छा सौर ऊर्जा का अगर प्रयोग कोई कर पाता है तो वो पेड़ पौधे कर पाते हैं। इस तरह से करते हैं कि वो धीरे 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 बढ़ते ही चले जाते हैं और उनके बढ़ने से और ज्यादा ऊर्जा उत्पन्न होती है, जबकि हम लोग ऐसा यहाँ नहीं कर पा रहे। ऐसा नहीं हो पा रहा है कि हम लोग एक सोलर कुकर लेके आए और उसमें थोड़ी सी गर्मी ली और एक और सोलर कुकर बना दिया, ऐसा नहीं हो पा रहा। तो आप समझ लीजिए कि हमारी टेक्नोलॉजी के मुकाबले पौधों की टेक्नोलॉजी जो है वो बहुत ज्यादा आगे चल रही, बहुत अच्छी चल रही है। फिर दूसरा, ये भी अभी बहुत नया तरीका है, इसके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं कि सागर के जो जल स्तर, होता क्या है बच्चों कि सागर हर चीज, कोई भी चीज बहुत ज्यादा होगी तो उसमें अपने आप स्तर आ जाएंगे, एक ऊपर वाला एक अंदर वाला। तो अब सूर्य यहाँ पे चमक रहा है, तो जब सूर्य डायरेक्टली ऊपर वाले स्तर पे रोशनी डाल रहा है तो ये ज्यादा गर्म होगा, ये कम गर्म होगा, और नीचे चले जाए तो ठंडा भी हो जाएगा, और अंदर चले जाए तो बहुत ठंडा हो जाएगा। तो ये लोग क्या करते हैं कि गर्म और ठंडा को मिलाकर एक क्या बना लेते हैं, थर्मोकपल बना लेते हैं। थर्मोकपल का जो सिद्धांत दिया था वो सीबेक ने दिया, ठीक। तो सीबेक की जो थ्योरी है उसका इस्तेमाल करके ये लोग बिजली बनाते हैं। यहाँ पे क्या हो रहा है कि सीधे सूर्य प्रकाश, सूर्य ऊर्जा को हम लोग सीधे सोलर पैनल की मदद से अंदर संग्रहित कर ले रहे हैं बैटरी के रूप में। लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है कि सौर ऊर्जा जो आ रही है, पहले वो पानी को गर्म कर रही है और पानी की गर्माहट और ठंडक को इस्तेमाल करके एक नई मशीन लगाकर उससे बिजली बनाने की कोशिश कर रहे हैं। तो इसीलिए ये वाला रास्ता प्रत्यक्ष है और ये वाला रास्ता, इसमें बीच में पानी आ गया तो ये अप्रत्यक्ष है। और जो चीज अप्रत्यक्ष है उसमें ये वाला जो है वो मनुष्य इस्तेमाल कर रहे हैं और ये जो है वो पेड़ पौधे इस्तेमाल। अच्छा, रासायनिक किसको कह रहे हैं भाई? नई पत्तियां जो बना रहे हैं वो भी तो अपने अपने रसायन है। क्लोरोफिल अपने आप में, क्लोरोफिल को हिंदी में क्या कहते हैं? पर्णहरित, जानते हैं कि नहीं? लेकिन अब आप ये याद रखिएगा, सारे सरकारी एग्जाम में वो लोग क्लोरोफिल ही लिखकर देंगे। तो इससे क्या है, जो द्रव्यमान है वो बढ़ जाता है। जो पौधे हैं वो धीरे धीरे नई पत्तियां लाते जाते हैं तो उनका द्रव्यमान बढ़ता चला जाता है। तो ये सौर ऊर्जा के प्रयोग हैं जो मनुष्य और पेड़ पौधे कर रहे हैं। बढ़ते हैं बच्चों हम लोग सौर कुकर की ओर। और सौर कुकर क्या करता है? सूर्य की रोशनी का इस्तेमाल करके तो आप खाना बना सकते हैं। मान लीजिए यहाँ पे सूर्य है, सूर्य ने अपनी रोशनी इस ढक्कन पे डाली और इस ढक्कन से नीचे यहाँ पे कांच लगा रहता है, तो उस पर ये रोशनी गिरती है, ठीक है, अलग अलग आ रहा है और ये रोशनी इस पे गिर रही है। तो इससे क्या होता है कि जो ये बर्तन है इसमें खाना रखा हुआ है, खाना यानी कि चावल, ज्यादातर ऐसा है कि सौर कुकर जो है वो चावल ही पका पाता है, ठीक है। तो अभी आखिरी में मैं टाइम भी बताऊंगा कि कितना टाइम लगता है इसको पकने में, और टाइम सुनकर आपका थोड़ा सा मन खट्टा हो जाएगा क्योंकि टाइम इसमें ज्यादा लगता है। तो आप इसमें चावल पका सकते हैं और मूंग की दाल पका सकते हैं, ऐसी चीजें जो जल्दी थोड़ा पक जाती हैं वो इसमें बन जाती है। लेकिन क्या है कि यहाँ पे कोई ईंधन का खर्च नहीं है, ये बहुत ज्यादा अच्छी बात है। दूसरी चीज क्या है कि सौर कुकर का जो इस्तेमाल है वो आप केवल लंच टाइम में कर सकते हैं, ठीक है ना। मतलब कि 10 बजे से लेके 10 AM सुबह से लेके दोपहर 2 बजे तक, ये 4 घंटे का टाइम है, तभी आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। ऐसा ये टाइम क्यों, तभी लंच टाइम में क्यों?
तेज धूप। हाँ बिल्कुल सही भाई, जब तेज धूप होगी तभी तो सोलर कुकर का इस्तेमाल हो पाएगा। तो एक ये बहुत बड़ी समस्या है इसमें कि भाई केवल लंच बनेगा तो बाकी टाइम क्या भूखे रहेंगे। लेकिन फिर भी अपने आप में ऊर्जा संरक्षण का एक तरीका तो है। इसमें आंतरिक सतह जो होती है एल्यूमिनियम की होती है, ये पूछा जा सकता है आपसे कि आंतरिक सतह एल्यूमिनियम की होती है, मतलब ये जो ढक्कन है इसके अंदर एल्यूमिनियम जैसी चीज लगी रहती है। एल्यूमिनियम इसलिए क्योंकि एल्यूमिनियम चमकता है। आप इसमें ना एल्यूमिनियम लगाएं तो आप दर्पण जैसा भी लगा सकते हैं, जिससे कि सारी सौर ऊर्जा कहीं पे भी बर्बाद ना हो, इसी में गिरे। और बर्तन जो है वो काले रंग के पुते होने चाहिए, बर्तन काले पुते होने चाहिए। और यहाँ पर जो अंदर का बक्सा है, लकड़ी का बक्सा, उसको भी अंदर से काला पुता होना चाहिए। काले रंग से क्यों पुता होना चाहिए? हाँ, क्योंकि काला रंग जो है ऊष्मा अवशोषण में बहुत अच्छा होता है। ऊष्मा एक बार ये ले लेगा तो उसको अपने पास ही बनाए रखेगा, और अपने पास बनाए रखेगा तो इससे बर्तन ज्यादा अच्छे से गर्म होंगे। तो बर्तन भी काले पुते होने चाहिए, और इस जो लकड़ी का बक्सा है उसकी आंतरिक दीवारें भी काले रंग से पुती होनी चाहिए। और अब मैं आता हूं कि टाइम यहाँ पर कितना लगेगा। ठीक है, तो बहुत ही दुख की बात है कि 2 से 3 घंटे समय लगेंगे आपकी दाल बनने में, और इतना ही समय आपका लगेगा चावल बनने में। जबकि आप 2 घंटे में दाल, चावल, सब्जी, रोटी, रायता भी शायद बना लेंगे, मतलब अगर कुशल हैं आप खाना बनाने में। तो इसलिए ये थोड़ा सा डिसएडवांटेज है इसका कि देर में खाना बनता है इससे। और दूसरा डिसएडवांटेज है कि कुछ ही चीजें बन सकती हैं, इससे रोटी नहीं बन सकती है। इससे ऐसी चीज जो सेंकी जा रही है, सेंकने वाला खाना, जैसे रोटी सेंकी जाती है, और ज्यादा जल्दी उबालने वाला, जैसे आप अंडे भी नहीं उबाल सकते हैं यहाँ पर, है ना, आलू नहीं उबाल सकते हैं, चावल जैसी चीज जो धीरे 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 पक सकती है वही आप कर सकते हैं। तो सेंकने उबालने का काम यहाँ पर नहीं हो पाएगा। कोई आपसे यहाँ पर तापमान भी पूछ सकता है कि यहाँ पे अधिकतम संभव तापमान कितना है। तो ये अच्छी चीज है कि सोलर कुकर जो है बनाया जाता है इस तरह से कि वो 100 से 140 डिग्री तापमान तक बना सकता है। जबकि आप बोलेंगे नहीं, हम जब धूप में रहते हैं तो भाई तापमान जो है वो तो ज्यादा नहीं हो पाता है, 45 डिग्री हो गया बहुत ज्यादा गर्मी हो गई, 50 डिग्री हो गया बहुत गर्मी हो गई। लेकिन क्या होता है बच्चों, यहाँ पे कांच लगाते हैं, और मतलब इसको ये कांच से ढका रहता है। कांच भी इस तरह होता है कि 2 लेयर का होता है, 2 सतह का होता है। तो इस तरह से क्या होता है कि इसके अंदर गर्मी तो जा सकती है लेकिन बाहर नहीं निकल सकती। तो इसलिए क्या करता है, ये संग्रहित कर लेता है बहुत सारी गर्मी को, जिसकी वजह से तापमान 100 डिग्री से 120, 140 तक भी जा सकता है। और आपको बता दें, जो प्रेशर कुकर होता है, ये भी मैं कई बार बोल भी चुका हूं क्लास में, कि प्रेशर कुकर जो होता है आप जो गैस में चढ़ाते हैं जिसको, और वो 120 डिग्री सेंटीग्रेड तक काम करता है। 120 डिग्री सेंटीग्रेड वो पहुंचा देता है अपना तापमान, जिससे खाना पक जाता है। यानी कि प्रेशर कुकर की रेंज के आसपास ही इसकी रेंज है। तो इसलिए सोलर कुकर काम करता है, बट समस्या यही है कि 2 से 3 घंटे तक हम लोग वेट नहीं करना चाहते, तब तक तो भूख ही मर जाएगी जब तक खाना बनेगा। अब करते हैं हम लोग सौर सेल। सबसे पहली बात तो क्या है, सौर सेल में एक सबसे जरूरी शब्द जो है वो है अर्धचालक। तो अर्धचालक आपको जरूर लिखना चाहिए। और सौर सेल में एक धातु भी होती है, वो है सेलेनियम। ये नाम आप जरूर याद रखिए। धातु कौन सी होती है इसमें? सेलेनियम। और अर्धचालक जो होती है वो कौन सी होती है? अर्धचालक जो सबसे ज्यादा इस्तेमाल होता है वो सिलिकॉन। एक गैलियम भी इस्तेमाल होता है, गैलियम लेकिन थोड़ा कम पाया जाता है, वो महंगा होता है। तो लेकिन सिलिकॉन गैलियम दोनों का इस्तेमाल होता है। केवल सिलिकॉन भी हो सकता है और केवल गैलियम का भी इस्तेमाल हो सकता है। कि अब अर्धचालक की क्या विशेष बात होती है
अर्धचालक में अगर हम लोग कुछ अपद्रव्य मिलाते हैं, अर्धचालक में थोड़ा सा अपद्रव्य मिलाते हैं, अपद्रव्य बहुत कम है, इस क्रिया को हम लोग क्या कहते हैं, अर्धचालक में अगर हम लोग अपद्रव्य मिला रहे हैं तो इस क्रिया को हम लोग बोलते हैं डोपिंग। ठीक है, हिंदी में भी इसको डोपिंग ही कहते हैं। डोपिंग वैसे आपने शायद सुना हो, अगर खिलाड़ी लोग जो होते हैं ओलंपिक वाले, वो लोग थोड़ा सा इंजेक्शन लगा लेते हैं तो ज्यादा दूर तक दौड़ पाते हैं, लेकिन जब अगर पता चल जाता है कि भाई इन्होंने नशा लिया है, डोपिंग की है, तो फिर उनको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाता है। ऐसे भी लोग हैं जिनसे गोल्ड मेडल छीन लिया गया और आगे भविष्य की सारी रूस की पूरी टीम पे लगाया गया था। ये तो अभी ज्यादा पहली बात नहीं, 6 महीने पुरानी बात नहीं, इससे पहले ही किया, मतलब रिसेंट ही है ना। तो रूस की पूरी टीम को ओलंपिक से ही भगा दिया गया था। तो लेकिन ये जो हम लोग डोपिंग जानते हैं खिलाड़ियों के नशे वाली, उससे अलग है, ये अच्छी चीज है। यहाँ पर चालक में अगर आप अपद्रव्य मिलाते हैं तो उसकी वजह से उसकी चालकता बढ़ जाती है, और चालकता बढ़ जाती है तो इसीलिए हम लोग उसको सौर सेल में इस्तेमाल कर लेते हैं। और एक और बात है, ये जो अर्धचालक होते हैं, अर्धचालक की विशेष बात ये होती है कि उसमें अगर हम लोग तापमान बढ़ाएं तो उसकी चालकता बढ़ जाती है। तापमान बढ़ने पर चालकता बढ़ जाती है। ये केवल बच्चों अर्धचालक में ही होता है। जैसे अन्य वो होते हैं, कॉपर का तार होता है या एल्यूमिनियम का तार होता है, उधर ऐसा नहीं होता है। कॉपर एल्यूमिनियम में यदि हम तापमान बढ़ाते हैं तो उनकी चालकता कम हो जाती है, परंतु अर्धचालक की विशेष बात है कि उसकी चालकता बढ़ जाती है यदि हम तापमान बढ़ाते हैं। ये सवाल बहुत बार एग्जाम में आ भी चुका है। अब इसमें एक और बात आ जाती है कि भाई अर्धचालक की सतहों में विभवांतर आ जाता है। कैसे विभवांतर आएगा भाई? एक सतह में आपने अपद्रव्य कम मिला है, एक में ज्यादा मिला है, एक में बिल्कुल नहीं मिला है, इस तरह कई लेयर बन जाती है और अलग अलग लेयर में अलग अलग चालकता के कारण विभवांतर उत्पन्न हो जाता है। इसी विभवांतर को हम लोग क्या करते हैं, विद्युत ऊर्जा के रूप में इस्तेमाल करते हैं, और यही हमारा क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल ऑफ सोलर सेल है। यानी कि सौर सेल का सिद्धांत यही है कि भाई अर्धचालक जो है उसकी सतहों में विभवांतर आता है। कैसे? अपद्रव्य मिलाने के बाद। अब इसमें एक डायग्राम भी छोटा सा है, जल्दी से हम लोग बना लेते हैं। सौर सेल, बैटरी, विद्युत मोटर और पंप। ठीक है, तो ये मान लीजिए कि आपने एक पेड़ जैसा बना दिया, तो यहाँ पे ये मतलब सोलर पैनल, ठीक है, यहाँ पे सूर्य से रोशनी आएगी तो सौर सेल ये लगा ले। सोलर पैनल को ही बच्चों सौर सेल बोलते हैं। फिर उसके बाद हम लोगों ने क्या किया, इसको बैटरी से जोड़ दिया। ये तारा बैटरी में जोड़, फिर बैटरी में जोड़ने के बाद हम लोगों ने इसको क्या किया, मोटर में जोड़ दिया। ये हो गया बैटरी। फिर मोटर क्या करेगी, गोल गोल घुमाएगी। भाई मोटर ज्यादातर सारे मोटर का यही काम होता है, गोल गोल घुमाना। इसी चीज को फिर हम लोग नीचे, मान लीजिए जल स्तर यहाँ पे पानी भरा हुआ है, तो जल से हम लोग पानी को ऊपर उठा सकते हैं। मोटर घुमाकर नीचे पंप लगा दिया और पंप से हम लोग पानी को ऊपर भेज सकते हैं। पंप बगल में भी लगाया जा सकता है, चलिए बगल में ही लगा देते हैं। ये पंप से मोटर को जोड़ देते हैं। पट्टा जैसे नहीं लगाते हैं, उसमें क्या बोलते हैं, ट्यूबवेल पे, बिल्कुल उसी तरह काम यहाँ पे होता है। तो पंप क्या करता है, पानी को ऊपर, बस
तो इस तरह से सौर सेल से भी हम लोग पानी खींच सकते हैं। हालांकि ये जो सामान्य प्रक्रिया है, सामान्य हम लोगों के ट्यूबवेल जो होते हैं, उससे बहुत महंगा सेटअप होता है इसका, इसीलिए लोग इसको ज्यादा इस्तेमाल नहीं करते हैं। हर बात कॉस्ट पे आकर रुक जाती है। इसीलिए ऐसी चीज जहां पर बाद में मेंटेनेंस का खर्चा कम हो, बाद में बिजली का बिल हो ही ना, वो शुरू में बहुत महंगी मिलती। तो शुरू में बहुत महंगी मिलती अगर ये कभी खराब ना हो, जैसे एलईडी वगैरह है वो 100 रुपए में मिल जाती है और 2 साल में खराब होती है, तो लोग मान लेते हैं कि ये चल जाएगा। लेकिन यहाँ पे पता चला आपने पूरा सेटअप लगाया 5-10 लाख रुपए का, और उसके बाद हर साल मेंटेनेंस, है ना। अच्छा, और उसके बाद एक स्टूडेंट बता रहे हैं कि लगभग 3-4-5 लाख में भी लग सकता है, तो 5 लाख भी मान लीजिए। उसके बाद गवर्नमेंट देती है उसको। अच्छा, तो सर लेकिन वही बात है ना, गवर्नमेंट भी अगर दे रही है तो पैसा तो कहीं से लग ही रहा है ना। तो ओवरऑल कॉस्ट अगर साइंटिस्ट इसकी और कम कर पाते हैं तो फिर ये ज्यादा प्रयोग में आ जाएगा, फिर ये डीजल वाले पंप और ये सब हम लोग हमेशा के लिए बंद कर सकते हैं। तो बच्चों, आज की क्लास फिर हम लोग यहीं पे समाप्त करते हैं, और इसके आगे अभी और भी टॉपिक हैं, जैसे कि पवन ऊर्जा वगैरह, और जैसे सौर ऊर्जा पढ़ लिया हम लोगों ने, अब पवन ऊर्जा पे आएंगे, फिर भूगर्भीय ऊर्जा पे आएंगे, और उन पर डिस्कशन उतना ज्यादा नहीं होगा। सौर ऊर्जा सबसे ज्यादा इस्तेमाल की जा रही है इस समय, तो इसलिए हम लोगों ने सौर ऊर्जा पे ज्यादा अच्छे से डिस्कशन किया। चलिए, थैंक यू।